नमस्कार दोस्तों, चिल्लू पार विधानसभा में लोगों की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और वह लोग देख रहे हैं कि इस बार कौन आने वाला है। और इसी बीच हमारे बगल में बैठे हुए हैं चिंतामणि पांडे जी। इनका फुल परिचय जानने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सच तक खबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका देंगे कि आप आज आए और इतनी बड़ी बात लेकर चिल्लू पार के लोगों के को आप देने जा रहे हैं। तो मेरा नाम चिंतामणि पांडे है, लोग मुझे प्रेम से सीएम भैया, बबलू भैया भी कहते हैं। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार का एक छोटा सा सिपाही, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। और एक संगठन हमारा है सनातनी राष्ट्रवीर सेना जिसको कहते हैं, उसका मैं प्रमुख भी हूँ। भारतीय अपना समाज पार्टी पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाई है, जिसमें बहुत सारी ढेर सारी पार्टियों का विलय भी हुआ है, मतलब विलय क्या, कोलैबोरेशन हुआ है। तो उस पर हमारी पार्टी इस समय है। अच्छा, देखा जाए 2027 में चुनाव होने वाला है जी। और इसके पहले 2022 में आप लड़ भी चुके हैं, तो इस बार 2027 में किस मुद्दे पर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपका है। मुद्दे तो अभी वही पड़े हुए हैं। जैसे आज ये देखा जा रहा है कि सरकार देश को, समाज को जातिवादी व्यवस्थाओं में तोड़ करके राज करना चाहती है। जैसे आपने देखा हो कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, उसी तरह से सरकार भी समाज को, देश को जातिवादी व्यवस्थाओं में तोड़ देना चाहती है। जैसे आप समझें, आरक्षण की नीतियाँ लाई, गरीबों के लिए था कि वो उन लोगों को मिले जो जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन उस पर खरी उतरी नहीं। बाकी वो वही मलाई खाया जा रहा है जिसको नहीं चाहिए। उसके बाद SC/ST एक्ट आया कि किसी पीड़ित को, किसी गरीब को, किसी को सताया ना जाए। लेकिन इसका इतना भयंकर दुरुपयोग हुआ सवर्णों के खिलाफ कि आज त्राह त्राह हो रही है और समझिए कि हर जगह एकदम ऐसा तांडव मचा हुआ है। यही मतलब यह सवर्ण समाज के ऊपर, बल्कि सरकार के ऊपर, लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव जा रहा है। तो ये जातिवादी कानून था। अभी उससे नहीं आप उभरे तब तक 2026 में बिना मांगे एक आता है UGC बिल, जिस बिल में ऐसा प्रावधान था कि सवर्णों के एक तरफ और SC/ST OBC को एक तरफ कर दिया गया। सवर्णों को ही जैसे अत्याचारी मान लिया गया और उन लोगों को पीड़ित मान लिया गया कि कोई भी कभी भी उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी, जितने भी कैंपस, बड़े बड़े कैंपस में पढ़ने वाले, फंसा सकता है। तो ऐसे बिल मतलब इस नाते लाते हैं कि समाज जातियों में टूट जाए, एक विशेष जातियों का वो सोचते हैं कि वोट मुझे मिल जाए। जबकि आज आप जानते हैं कि जातियाँ बटी हुई हैं। सपा, बसपा, आप देख रहे होंगे कि सपा किसकी पार्टी है, बसपा किसकी पार्टी है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है। तो इस स्थिति में जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, यह भारतीय अपना समाज पार्टी, जो पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है कि नहीं, हमारे सभी जो देश के लोग हैं, जो हमारे जातियाँ हमें खूबसूरती भी हैं, जो सरकार में जो करेगा उस जाति में बढ़ता है, वही व्यवस्थाएं रही। हमारे कभी प्राचीन में तो रहा है जाति व्यवस्था नहीं। तो इसको ले करके भारतीय अपना समाज पार्टी बहुत क्या नाम है, सजग है कि नहीं, हम जातियों में नहीं बंटने वाले हैं, हमारा समाज एक है और एक होकर रहेगा। यह विशेष मुद्दा रहा। जैसा कि अभी आप बताए हैं कि UGC को लेकर जो सरकार है वो बांट रही है, ब्राह्मण को एक साइड कर दे रही है, OBC ST/ST को एक साइड कर दे रही है, लेकिन सरकार तो ब्राह्मण के साथ है ना। आप समझिए, यहाँ मात्र ब्राह्मण की बात नहीं है, यहाँ सवर्णों की बात है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी लाला, जितने भी लोग हैं जिस सवर्ण कास्ट में आते हैं, उनको सरकार सीधे ये मान ले रही है कि ये जो हैं अत्याचारी हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी कास्ट का लड़का जाता है, इसके पहले भी UGC था, इसके पहले UGC बिल था, इसके पहले था, समझिए। फिर भी सरकार क्यों मान रही है कि ये लोग अत्याचारी हैं? आप समझिए कि इसके पहले भी UGC बिल था, इसके पहले था, इसी नाते आया था कि तमाम लोगों ने आरोप लगा दिया कि ये लोग हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, हमको परेशान करते हैं। और जो है इस नाते कई लोग, ये आत्महत्या कर रहा हूँ, ये एक बेमुला था, उसकी वजह से व्यवस्था में तो बनाया गया कि नहीं, जो कैंपस है, बड़े बड़े कैंपस हैं, इसमें जातिवाद नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ाई करके अपने घर पर जाओ, पढ़ाई करो, कुछ देश का सेवा करो। इस पर देश आराम चल रहा था। लेकिन जब ये 26 का बिना मांगे बिल आया है, उसमें एक तरफा हो गया कि कोई भी नहीं, ठीक है आप मान लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगले की भी सुनना चाहिए ना। अगला चाहे सवर्ण का कोई भी लड़का हो तो उसका भी सुनेंगे या आप नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनना चाहिए। तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें उससे सुना जाए। इसके पहले में था, इसके पहले बिल में यह प्रावधान था कि अगर
आरोप लगाने वाला गलत आरोप लगाता है तो उसकी जांच और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब इसमें आरोप लगाने वाला चाहे गलत लगाए चाहे सही लगाए, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई जांच व्यवस्था नहीं है कैंपस में। तो ये एक तरफा है और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप समझिए कि -40 अंक पाने वाला डॉक्टर बन जाता है, बनने पर उतार हो जाता है, सरकार उतार होती है, और वहीं 95, 96, 98 नंबर पाने वाला सेशन उसका नहीं होता है। ये दोहरी नीति कहाँ तक अच्छी है क्या? अब बच सकते हैं? आप किसी गधे को आपसे कहा जाए, अब मैं आपसे पूछूं या किसी से पूछूं कि क्या किसी झोला छाप डॉक्टर से अपना आप इलाज कराना चाहेंगे? करेंगे? नहीं कराना चाहेंगे, आपका जान ले लेगा वो। फिर आप सोचेंगे मेरा MBBS डॉक्टर हो, बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, उसके पास दिखाओ। एक छोटे से रोग को ले जाते हैं तो कहते हैं भाई बहुत अच्छा डॉक्टर के बा, 4 दिन से पूछते हैं आप, और 4 से पूछने के बाद तब जाते हैं दिखाने के लिए, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो ये देश चलेगा इस तरह से? नहीं चलेगा। अभी प्रदेश में एक और वीडियो वायरल चल रहा था, जो कि बकरीद के दिन, आपको भी पता होगा। हाँ। इस तरीके से लगातार कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत समाज के लिए घातक है। समाज के लिए, ये समाज सेवियों के लिए, और समाज के जो विद्वान लोग हैं, समाज में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो समाज शास्त्री भी कहते हैं, तो इन लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमें जहाँ भारत आगे की तरफ जा रहा है, जहाँ भारत को आगे जाना चाहिए, जहाँ भारत को एक से एक व्यवस्थाओं में शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था के अग्रिम पे जाना चाहिए, वहाँ भारत जातिवाद पे, हिंदू मुस्लिम पे जा रहा है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में खोट है, हमारे कानून में खोट है। आप बताइए, एक लड़का जो दोनों मित्र हैं, देखने में आया कि एक असद है और एक सूर्या है, वो दोनों मित्र हैं, और पहले बाद में फिर बुला करके वो कहता है कि तूने बकला हला देते थे, देखा है, और उसको चाकू मार के उसको मार देता है, हला कर देता है। तो ये कौन सी मानसिकता है और कहाँ से? ऐसे लोग आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, और इनको भारत से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, जो परेशान हैं, बेमतलब के परेशान है, इन जिहादियों से परेशान है, कि जैसे कहते हैं ना कि किसी न किसी समाज, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई समाज हो, उसमें उपद्रवी होते हैं, और वो गंदे उपद्रवी सारे समाज को गंदा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग मैं कुछ लोग बात कर रहा हूँ, उसी उपद्रवी बात कर रहा हूँ मैं। उपद्रवी सभी थोड़ा होते हैं, सभी शांतिप्रिय हैं, अपना ढंग से चाहते हैं काम करना, खाना पीना, अपनी व्यवस्था करना, भारत के लिए या अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीना। लेकिन यहाँ तो उपद्रवी मार रहे हैं, अपने माता पिता को भी नष्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों को नष्ट कर। अब सोचिए, मर्डर हुआ किसका, मारा किसने, और घर गिरा परिवार का, उस पर डिमोलिश कर दिया गया। अब समझेंगे कि आपकी घर ऐसे बिता नहीं है, गरीबों को घर उजड़ जा रहा है, उनके बच्चों के कुकृत्य की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं से उनका परवरिश सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बीज डाला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को। हिंदू तो एक सनातनी हिंदू जो होते हैं, वो तो हमेशा हाथ फैलाए हुए सभी के लिए हैं। ये तो भारत में मुस्लिम थोड़े होते, धर्म के, जाति के, धर्म के वजह से ही बटा रहा ना भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार पर होने के बाद मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, और जो हिंदू हैं वो भारत उनका हो गया। उसके बाद जब जाने लगे तो रोक लिया गया कि नहीं भैया, आप चाहो तो रह सकते हो। किसने कहा? ये एक सनातन हिंदुत्व की व्यवस्था ने कहा कि साथ ही हम रहें, हमेशा रहें, तो रह सकते हो। लेकिन क्या मिला? आपकी मर्जी, मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से। हाँ, अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। कोई नहीं गया, सभी रुक गए। आज देखिए पाकिस्तान की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे तत्व, आज देखिए 22% हिंदू पाकिस्तान में रहे हैं, आज 1.5% नहीं बचे हैं। कहाँ गए? कौन सी जमीन को निकल गई? और वहीं यहाँ मुस्लिम दिन दूना रात चूना फल फूल रहे हैं। तो यदि यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ होती तो फूलते यहाँ का हिंदू अगर कुछ गड़बड़ करता तो फलते वो, हिंसक होता तो फलते नहीं फलते। इसका मतलब ये है कि हिंदू तो हमेशा ही सहनशील रहा है, सबको अपनाने वाला रहा है, संस्कृति उसकी ऐसी है, दयालु रहा है। लेकिन यहाँ ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे दोस्त ही नहीं, हमारे कुछ भी। इतिहास गवाह है इसका कि भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार के गद्दी को अपना लाता है, और यहाँ फिर वो चिरताल किया जा रहा है। तो ये नहीं ठीक। ये अब आप आधुनिक भारत में जी रहे हैं, आधुनिक देश विश्व के सिस्टम में जा रहे हैं, और ये जातिवादिता, मतलब आप किसी जाति के हो, आपका वो अपना पर्सनल बात है, खुशी पूजा करिए, आपकी पर्सनल बात है। लेकिन एक दूसरे का प्रेम व्यवस्था बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल सर। लेकिन खासकर चिल्लू पार से जो है कि चिल्लू पार की बातें उठी थी, और ये मुद्दा कहीं कहीं भटक चुकी है। तो चिल्लू पार से आप आने वाले हैं जी, तो क्या क्या मुद्दाएं हो सकता है, जनता जानना चाहती है। जी, आपको पता होना चाहिए कि मैं चिल्लू पार से आने वाला हूँ। चिल्लू पार 2022 में आ चुका हूँ। चिल्लू पार 2022 में जब मैं चुनाव लड़ने आया तो नया था, बिल्कुल अजनबी था, और चिल्लू पार में पूरे गाँव में तो भी घूम नहीं पाया। लेकिन जहाँ भी मैं गया वहाँ के लोगों का प्यार मुझे असीम मिला, बहुत प्यार मिला। और उन लोगों ने ये कहा कि देखिए बाबू, आप आए हैं तो आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा हम लोग कि कोई हमारा एक नया नेता, उभरता हुआ नेता आ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कहीं बनावटी व्यवस्था नहीं है।
पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वोट किसको देना है। इतनी जल्दी आप आए हैं, अभी लोग जानते भी आपको नहीं हैं, तो आप फिर आगरे में आइए, हम आप सभी आपके साथ हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जिससे मुलाकात होती है, सब अपने ही आते हैं और सब लोग बिल्कुल आइए, डंके की चोट पर आइए, और चिल्लू पार आपका है। इस बार आप है, हाँ। जनता कह रही है जी। कि इस बार आप आइए। आइए, डंके चोट पर आइए और चिल्लू पार आपका है। जहाँ तक कि हमारे बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, बड़े लोग सोच के जातिवादी कड़ियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं। कोई यादव वर्ग और मुस्लिम वर्ग को लेकर के वोट एक तरफ जा रहा है, कोई हिंदू वर्ग को एक तरफ बना रहा है। लेकिन अभी एक बात कहें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। कारण ये कि जो सवर्ण हैं उनकी बात कोई बोलने वाला नहीं है। वोट तो लेंगे, वोट चाहिए उनका, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जैसे ब्राह्मण ले लीजिए, इसके पहले अभी देखेंगे तमाम पार्टियां ब्राह्मणों का अपमान किए हैं, सारे आम अपमान किए। अभी यूसी बिल लीजिए बीजेपी का फिर मुद्दा भटक नहीं रहा है। आप इसमें ब्राह्मणों कितना बड़ा अपमान हुआ। आप सोचिए कि उनको, मतलब उनके बच्चों को या सवर्णों के बच्चों को आप भगा रहे हैं, मतलब कहीं ला छोड़ ले रहे हैं, लेकिन वोट चाहिए उनका। सभा में जाइए तो उनको ब्राह्मणों के लिए अभी घटना घटी तो वो पंडिताइन ने क्या क्या उल्टा पुल्टा हुआ, कथावाचक क्या सिस्टम हुआ, उसको पुरस्कृत करते हैं। और एक तरफ तो वो जल जाता है ब्राह्मण परिवार, जो कि आस्था की बात है, उससे किसी ब्राह्मण की चिंता नहीं हुई। यूसी बिल पर किसी का मुंह नहीं खुला, यूसी बिल पर किसी भी नेताओं का मुंह नहीं खुला। सिर्फ एक व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र, हमारे गोरखपुर क्षेत्र से हैं, एमएलसी साहब, उनका मुंह खुला, तुरंत बोले नहीं गलत है, या विद्वान है वो एमएलसी साहब जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनका तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रणाम उन तक पहुँचे, मेरा आभार पहुँचे, मेरे पार्टी का आभार पहुँचे कि आपने कम से कम इस अन्यायपूर्ण यूसी बिल के मुद्दे को सीधा विरोध किया। फिर राजा भी अपने विरोध किया, फिर एक लोग और है उन्होंने विरोध किया, भाई किसी का मुंह नहीं खुला। अब समझें कि SC/ST एक्ट कोर्ट कहती है कि नहीं, जांच जब होगी, दोषी जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं, 15 दिन के अंदर आप 22 एक्ट और डाल करके उसको इतना करते हैं मौजूद कि कोई जांच नहीं, क्या पुलिस में पड़ जाए गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या समझ रखा समझ लो को आपने खिलौना। उस पर भी समझ चुप रहे, भाई चलिए ठीक है, देश राष्ट्र हित के मुद्दे पर हम बहुत आगे आएंगे। वोट दिया, लेकिन उनके लड़कों के पीठ पे भी छुरा भोंक रहे हैं। और आप तो प्रतिभा को खत्म कर रहे हैं, प्रतिभा की हत्या कर रहे हैं। प्रतिभा समझते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बड़े मेहनत से पढ़े लिखे हैं, गार्जियन खेत बाड़ी बेच पढ़ाता उनको है, अपने नहीं खाता उनको खिलाता पढ़ाता है, और आप उनकी हत्या कर रहे हैं। कहाँ का अन्याय है भैया। तो सीधे सरकार जातिवादी कानून सिस्टम ला करके, जातिवादी कानून ला करके अन्याय कर रही है, देश साथ तोड़ रही है। सवर्ण साथ भी वो नहीं है, मतलब सवर्ण के पूरे उनको वोट नहीं देने वाले हैं। सवर्ण तो आपकी जाए देखिए, जो लोग लड़ने को तैयार रहे थे, आज वो लोग सुनने तक को तैयार नहीं है। ये स्थिति है देश की। वर्तमान में जो सरकार है वो जातिवादी है। सरकार है बिल्कुल खुला। अगर नहीं करती तो ये कानून लाती नहीं। अरे सर, अगर ये नहीं करती तो जातिवादी कानून क्यों आते? खत्म करते हैं उसको, या उस पर और भी एक लाते, अगर किसी को दुरुपयोग करेगा इसका तो सीधे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार का ये फंडा आना चाहिए, आरक्षण में फंडा आना चाहिए कि आरक्षण नहीं देंगे, हम संरक्षण देंगे। हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, हम विरोध नहीं आरक्षण के, हम संरक्षण के वो हैं कि यदि आपके पास नौकरी नहीं तो नौकरी आपको मिलनी चाहिए, न कि आपकी जाति किसी मोटे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो IPS है, IAS है, जज है, कलेक्टर है। आप सोचिए कि आपके देश का जो राष्ट्रपति है कौन है, जो मुर्मू जी हैं। तो मुर्मू जी हैं तो किस कास्ट आती हैं? अति पिछड़ी आती है, मतलब SC/ST से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, राष्ट्रपति हैं। अब क्या चाहिए आपको? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है? सबका होता है, वो किसी जात का नहीं होता है। लेकिन खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ। क्या हूँ? पिछड़ा हूँ। आते पिछड़े से तमाम लोग आते हैं। कहीं देखिए किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनते देखा है? जब चुनाव आएगा तो साल भर 6 महीना पहले तोड़ मड़ोड़ होगा, बहुत सारे व्यवस्थाओं को वो डालेंगे कि सारे ब्राह्मणों को भी कुछ बना दीजिए, ले लीजिए, वोट लेना उनका है। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति भैया, ये अच्छा नहीं है सबके लिए, क्योंकि देश को तोड़ने वाला काम है और देश टूट रहा है। देश टूट रहा है। तमाम जातियाँ ऐसी हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं, सब देख करके। आज 5 जून है और इसके पहले नौतपा भी चला है। अब गर्मी का माहौल है, कड़कड़ाती हुई धूप है। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपका है, बहुत शानदार सवाल है। मैं एक मुहिम चलाता हूँ, वंदे मातरम चिल्लू पार। आपने देखा होगा टैगलाइन, वंदे मातरम चिल्लू पार। वंदे मातरम का मतलब है कि जो हमारी वसुंधरा है, पृथ्वी है, हम उसको माँ मानते हैं, जो टुकड़ा हमारे पास है। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि लंदन माँ, अमेरिका माँ, फलाने माँ, फलाने माँ, लेकिन भारत माँ का नाम सुना है। इस नाते इस टुकड़े को माँ मानते हैं। इसी जो हमारी ज़मीन का इस टुकड़ा है, कितने बड़े ऋषि महर्षि माने रहे हैं कि माँ का, भारत माँ का। इसी ज़मीन के
अन्न से, वायु से, सारी जल से हमारे इस शरीर का पोषण हुआ है, हम इसको माँ मानते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो इस पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, जो इस पृथ्वी की का प्राण है, जो हमको प्राण देते हैं, उसके प्राण कौन है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हैं। अब उसको आप हरण कर रहे हैं, हम हरण कर रहे हैं। कैसे? जगह आप देखो, जितने कितने घमौर बागियाँ थी, बाग बगीचे बहुत घमौर, उसमें दिन में ही जाने में डरते थे बच्चे, ऊपर से सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पाती थी। सभी लोग आज बाग में होते थे आम के फलों के नीचे। और आज क्या है, आप कहीं भी छाया देंगे, जलती धूप में आपको छाया तलाशनी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी दिन रात होती चली जा रही है। किसकी देन है? हमारा। तापमान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप सोचिए 33 डिग्री तापमान, 34 डिग्री तापमान पे बड़ी गर्मी है लोग कहते थे, बात तो सुना हम लोगों ने। आज 45 से 50 डिग्री तक तापमान जा रहा है। अगर क्या हाल होता होगा। अब इसमें विडंबना ये है कि सभी जितने भी, अगर जिसके पास थोड़ा हाथ पाँव चल रहा है वो एसी लगवा रहा है। सभी लोग तो लगवा नहीं सकते। नहीं, सभी लोग, जितने भी लोग जिसके हाथ पाँव चल रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझिए, एसी लगवा रहे हैं। और एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है वो पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है, वो टेम्परेचर को और बढ़ाती है। इस पे भी आप समझिए दुर्भाग्य, जो किसान हैं तमाम, जो जिसका पता नहीं क्या उनको दिमाग कौन, अपने खेतों में डंठलों में आग लगा दे रहे हैं। गेहूं के डंठलों में, भाई गेहूं की डंठलों में आग लगा रहे हैं, और चलती हुई धूप में तमाम खेत, तमाम जीव जंतु, तमाम लोग जल के राख, और वो जो ऊर्जा है वो और टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से तक कि भैया, आप जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप कम से कम अपने जितने भी परिवार हैं उनके लिए एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, और लगाएं ही नहीं अपितु उसका पोषण भी करें, उसको पाले पोषण और बड़ा करें। जीवन अगर आप अपने बच्चों को देना है तो यह अवश्य करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं। अभी तो आप पानी भी खरीद के पी रहे हैं, आने वाले समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर बच्चे आपके पीठ पर लेकर घूमेंगे और तड़प तड़प के मर जाएंगे। कोरोना रूपी चीज़ आप देख चुके हैं, इतनी भयंकर दूर, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पूरा पसीना चल रहा है। तो इस नाते ये सिर्फ और सिर्फ बरसात, अब तो कुछ हो रही है, प्रकृति देख रहे हैं, कब बरसात आ जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। इस नाते इस पर्यावरण दिवस पे मैं अपील करना चाहूँगा सभी भारतवासियों से, सभी देशभक्तों से, राष्ट्रवीर देशभक्तों से, कि आप वृक्षारोपण जरूर करें। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो फल खाते हैं, उठा लें, पन्नियों में रख लें, और जहाँ भी निकले उठा के फेंक दें, सड़क किनारे फेंकते चले जाएँ। ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन के किनारे फेंकते चले जाएँ, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो बीज फेंकते चले जाएँ। और जिस किसी को भी पेड़ काटते उखाड़ते इत्यादि देखें, उस पर कड़ा ऑब्जेक्शन करें। ये अपील हमारी आप सबसे है, वृक्षारोपण जरूर करें, अपने पृथ्वी को बचाएं, नहीं तो आपके बच्चे नहीं बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं, सबकी नज़र बनी हुई है कि विधानसभा चिल्लूपार से आने वाले समय में कौन विधायक पद के विधायक बनेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स खाली अपनी राय जरूर दीजिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।